पिछले कुछ महीनों से 45 साल की नीरज शर्मा किसी अनजान खौफ के साए में जी रही थी। कभी रात को घर पर पत्थर फेंके जाते, कभी सीढ़ियों पर सिंदूर में लिपटा नारियल मिलता, तो कभी काले जादू से जुड़ी चीजें उनके दरवाजे पर नजर आती। और उसका ये डर बेवजह भी नहीं था, क्योंकि कुछ महीने पहले एक तेज रफ्तार गाड़ी उन्हें कुचलने की कोशिश भी कर चुकी थी, जिसमें वो बाल बाल बच गई थी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस मौत से वो एक बार बच निकली थी, वो दोबारा उनके पीछे आने वाली है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस के मुताबिक इन पूरी साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। तो चलिए इस केस को शुरू से समझते हैं। जयपुर की एयरपोर्ट कॉलोनी में नीरज शर्मा अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। पति विजय शर्मा, जो राजस्थान हाई कोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद में कार्यरत थे, 24 साल की बेटी आयुषी, जो LLB की पढ़ाई कर रही थी, और 17 साल का बेटा आर्यन। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, क्योंकि उनके पास कई प्रॉपर्टी, जमीन और पुश्तैनी संपत्ति मौजूद थी। घर में सुकून था, जब तक साल 2024 के दिसंबर महीने में एक ऐसी घटना नहीं घटी जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। ऑफिस में ड्यूटी के दौरान ही विजय को अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया। हालात इतनी नाजुक थी कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, और डॉक्टरों ने बचने की उम्मीद बेहद कम बताई। घर का एकलौता कमाने वाला शख्स अगर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा हो, तो सिर्फ दुआएं ही नहीं बल्कि आगे की हालात की चिंता भी साथ साथ शुरू हो जाती है। यहीं से इस पूरे केस की जड़ बनी। दरअसल आयुषी के अपनी माँ के साथ रिश्ते शुरू से ही आसान नहीं थे। उसे हमेशा ये महसूस होता था कि माँ का सारा ध्यान सिर्फ छोटे भाई आर्यन पर ही रहता है, क्योंकि उसकी खास मेडिकल जरूरतें थी। भले ही ये सिर्फ एक धारणा हो, पर वक्त के साथ ये धारणा आयुषी के मन में गहरी नाराजगी और दूरी का रूप लेने लगी। राहत की बात ये रही कि डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई और विजय की जान बच गई। हालांकि उसकी हालत अब भी बेहद नाजुक थी, क्योंकि अब भी वो बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। खाने के लिए फीडिंग ट्यूब का सहारा लेना पड़ता था। इसी बीच एक दिन आयुषी अपने कजिन यानी ताऊ के बेटे बलराम को बुलाती है और अपने पिता को उनकी गाड़ी में बिठाकर ये कहते हुए ले जाती है कि वो उन्हें किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाएगी, ताकि उनकी रिकवरी तेज हो जाए। माँ के रोकने के बावजूद वो अपनी जीत पर अड़ी रही और उन्हें लेकर चली गई। इसके बाद हफ्तों तक बार बार पूछने पर भी आयुषी ने किसी को ये नहीं बताया कि उसके पिता को कहाँ भर्ती करवाया है। इस बात को लेकर घर में कई बार तीखी बहस भी हुई, यहाँ तक कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। लेकिन आयुषी ने हर बार मुंह बंद रखा, बस इतना कहती रही कि इलाज चल रहा है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। करीब 3 महीने बीत जाने के बाद एक दिन आयुषी ने अचानक अपनी माँ और मामा को फोन करके तुरंत एक अस्पताल बुलाया। जब परिवार वहां पहुंचा तो पता चला कि विजय को कुछ ही दिन पहले बेहद क्रिटिकल हालात में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिल में 90% ब्लॉकेज है, लीवर पूरी तरह खराब हो चुका है और दोनों फेफड़ों में पानी भर चुका है। ये सुनकर नीरज और उनके भाई हैरान रह गए, क्योंकि जो शख्स कुछ महीने पहले तक रिकवर कर रहा था, वो अचानक इतनी बुरी हालात में कैसे पहुँच गया। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें लंबे समय से जरूरी दवाई तक नहीं दी गई थी। तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाई और विजय का निधन हो गया। हैरानी की बात यह रही कि उनका अंतिम संस्कार भी आयुषी ने अपने कजिन बलराम के साथ मिलकर उनके गांव में ही करवा दिया। पति की मौत के बाद परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब घर कैसे चलेगा। सरकारी नियमों के मुताबिक कंप्रेसनेट अपार्टमेंट यानी अनुपमा नियुक्ति के तहत परिवार के किसी एक सदस्य को मृतक की जगह नौकरी मिल सकती थी। इस नौकरी के लिए नीरज और आयुषी दोनों ही योग्य थी, और आयुषी की पूरी ख्वाहिश थी कि यह नौकरी उन्हें ही मिले। लेकिन तभी आयुषी के मामा राकेश शर्मा ने एक अलग राय दी। उन्होंने नीरज को समझाया कि आयुषी की पूरी जिंदगी अभी उनके सामने है, वो पढ़ लिख कर मेहनत से इससे भी बेहतर नौकरी पा सकती है, जबकि छोटे बेटे आर्यन को माँ के सहारे की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। यह सवाल नीरज को भी सही लगा, और पति को खोने के गम से टूटी हुई होने के बावजूद उन्होंने खुद को संभाला और अपने दोनों बच्चों के भविष्य के लिए कंप्रेसनेट अपार्टमेंट के तहत नौकरी के लिए आवेदन कर दिया, और जल्द ही उसे राजस्थान हाईकोर्ट में वही सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन नीरज का ये त्याग और माँ की ममता उनकी बेटी की नजरों में कोई मायने नहीं रखती थी। आयुषी को इसमें अपनी माँ का प्यार नहीं बल्कि अपनी ही सपनों की हत्या नजर आ रही थी। माँ को नौकरी मिलते ही आयुषी के भीतर पल रहा लालच खतरनाक शक्ल लेने लगा। पिता की मौत के बाद से ही न सिर्फ उनकी नौकरी बल्कि उनकी संपत्ति में भी अपना हिस्सा मांगने लगी थी। सिर्फ 24 साल की उम्र में जब उसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए था, वो प्रॉपर्टी के बंटवारे और अपनी हिस्सेदारी की बात करने लगी। वो अब
हमेशा चिड़चिड़ी रहने लगी, माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं करती और उनकी कोई बात नहीं मानती बल्कि खुलेआम धमकियां देने लगी थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि जनवरी 2026 में आयुषी ने घर छोड़ दिया और अपने पिता के पुराने टोंक रोड वाले मकान में अकेली रहने लगी। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ, क्योंकि जब घर के भीतर की दरारें बाहर वालों तक पहुंच जाती हैं, तो अक्सर वो अपने ही फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। आयुषी के दिल में माँ के लिए जो नफरत पहले से सुलग रही थी, उसमें घी डालने का काम किया उसके ताऊ मोहन स्वरूप और उनके परिवार ने, जिसकी नजर पहले से ही विजय की हाईवे किनारे मौजूद करोड़ों की जमीन पर टिकी थी। आयुषी जिस मकान पर शिफ्ट हुई थी वो उनके ताऊ के घर से बस थोड़ी ही दूर पर था और वहाँ आयुषी के साथ उसी ताऊ का बेटा बलराम भी रहने आ गया। धीरे धीरे आयुषी का उठना बैठना मिलना जुलना ज्यादातर इसी परिवार के साथ होने लगा और उसके इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल बुना गया जहाँ हर बात का नतीजा एक ही जगह जाकर टिकता, नीरज शर्मा। माँ के प्रति नफरत तो पहले से ही थी, लेकिन अब उसे लालच का साथ मिल गया था। बार बार ये बात आयुषी के कानों में डाली गई कि जब तक नीरज जिंदा है तब तक ना तो सरकारी नौकरी उसकी होगी और ना ही करोड़ों की जायदाद। और ये रकम भी कोई मामूली रकम नहीं थी। भरतपुर के सेवर चौराहे पर करीब 10-12 करोड़ों की जमीन, जयपुर में 2.5 करोड़ के 2 मकान। धीरे धीरे आयुषी के सामने एक ऐसी तस्वीर उभरने लगी जिसमें उसके सपनों, पैसा और नौकरी के बीच सिर्फ एक ही दीवार खड़ी थी, उसकी अपनी मां नीरज शर्मा। और आखिरकार ये तय हुआ कि नीरज को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। बदले में सेवर चौराहे वाली प्रॉपर्टी मोहन स्वरूप के नाम होगी, जबकि नौकरी और बाकी संपत्ति आयुषी के हिस्से में आएगी। फिर मार्च 2026 में पहली बार बलराम अपने कुछ साथियों के साथ नीरज के घर पहुंचा, जहां वो अपने दिव्यांग बेटे के साथ रह रही थी। वहां न सिर्फ नीरज के साथ मारपीट हुई बल्कि आर्यन को भी नहीं बख्शा गया। घबराई हुई नीरज ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, ये बताते हुए कि कैसे वो लोग घर में जबरन कब्जा करने आए थे और जाते जाते करीब 2 लाख रुपए गहने और सामान भी ले गए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, ना कोई गिरफ्तारी और ना ही कोई पूछताछ। जब धमकी और मारपीट से बात नहीं बनी तो फैसला हुआ कि नीरज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। योजना ऐसी बनाई गई कि पूरी दुनिया इसे महज एक सड़क हादसा समझे। तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलकर जान ले ली जाए और उसे हिट एंड रन का नाम दे दिया जाए। इस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी मोहन स्वरूप ने अपने रिश्तेदार हेमंत शर्मा को सौंपी, जिसने आगे आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा और रोहित चाटो नाम के लोगों से संपर्क किया। पूरी डील 7 लाख रुपए में तय हुई, जिसका इंतजाम मोहन स्वरूप ने ही करवाया। इसके बाद कई दिनों तक इन सब का एक ही मकसद था कि नीरज की रेकी करना, ये पता लगाना कि कब वो ऑफिस जाती है, कब लौटती है और किस रास्ते से गुजरती है। पहला मौका मिलते ही एक थार गाड़ी का इंतजाम किया गया और नीरज के घर से निकलते ही उन्हें कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन किस्मत से वो बच गई। इस हमले के बाद नीरज पूरी तरह डर गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश है। घबराहट में उन्होंने अपने भाई राकेश को फोन करके सब कुछ बताया और घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। पहला प्लान नाकाम होने के बावजूद अब दूसरा प्लान तब तक कामयाब नहीं हो सकता था जब तक नीरज घर से बाहर ना निकले। इसलिए शुरू हुआ डर फैलाने का सिलसिला। सीढ़ियों पर सिंदूर, नारियल, काड़ी गुड़िया, जले हुए कपड़े, ये सब सीढ़ियों पर रखा गया ताकि किसी तरह नीरज घबरा कर किसी तांत्रिक के पास जाने पर मजबूर हो जाए। लेकिन एक माँ अपनी जान बचाने के लिए भले ही पूरी दुनिया से छुप सकती है, लेकिन अपने बच्चे के दर्द से नहीं छुप सकती। आर्यन को हर कुछ दिनों में फिजियोथेरेपी के लिए जाना जरूरी था और आयुषी को ये अच्छी तरह पता था कि अपनी माँ चाहे कितनी भी डरी हुई क्यों ना हो, बेटे के इलाज को कभी नहीं छोड़ेगी। और यही मजबूरी नीरज की मौत की वजह बनी। बलराम ने 35,000 रुपये देकर एक स्कॉर्पियो गाड़ी किराए पर ली और सभी सही मौके का इंतजार करने लगे। और फिर 3 जुलाई 2026 की शाम नीरज अपने बेटे आर्यन को लेकर फिजियोथेरेपी क्लिनिक पहुंची। करीब 15 मिनट बाद आयुषी का फोन आया। उसने माँ से तुरंत घर आने को कहा। पहले नीरज ने आर्यन को अकेला छोड़ने से मना कर दिया, लेकिन आयुषी ने यकीन दिलाया कि वो अपनी सारी पुरानी बातें भुलाकर माँ बेटी का रिश्ता दोबारा पहले जैसा बनाना चाहती है। आखिर एक माँ थी, इसलिए बेटी के इस छल को भाप नहीं सकी और मिलने निकल पड़ी। पुलिस के मुताबिक उसकी लाइव लोकेशन पहले से ही किलर्स तक पहुंचाई जा चुकी थी। एक बाइक सवार लगातार उनका पीछा कर रहा था, जबकि बाकी लोग स्कॉर्पियो का इंजन चालू करके सिग्नल का इंतजार कर रहे थे।
और जैसे ही नीरज एक सुनसान सड़क पर पहुंची, इशारा मिलते ही स्कॉर्पियो करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ी और सीधे उनके ऊपर चढ़ा दी गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि नीरज कई फीट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरी और शरीर पर आई गहरी चोट ने मौके पर ही उसकी जान ले ली। शुरुआत में पुलिस ने इसे सीधा हिट एंड रन का मामला मानकर दर्ज कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद थाने में दो लोग पहुंचे, नीरज के भाई संतोष शर्मा और चंद्र प्रकाश शर्मा। उनके बयान ने पूरे मामले को एक सड़क हादसे से कहीं आगे पहुंचा दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि आयुषी का अपने ही कजन बलराम के साथ लंबे समय से एक अफेयर चल रहा था और आरोप है कि नौकरी और संपत्ति के लालच में उसी ने अपनी मां की हत्या करवाई। उन्होंने ये भी दावा किया कि एक बार बहस के दौरान आयुषी ने खुद ये कह दिया था कि जिस तरह उनके पिता के फ्लिंडिंग ट्यूब हटाकर उनकी जान ले ली थी, उसी तरह मां की जान लेना भी उसके लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है। हालांकि पिता की मौत को लेकर ये अब भी सिर्फ परिवार का आरोप है। इस एंगल की अलग से जांच होनी अभी बाकी है। शिकायत के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज दोबारा बारीकी से खंगाले। फुटेज में साफ नजर आया कि एक गाड़ी पहले से ही वहां खड़ी थी, जो नीरज के सड़क पर आते ही आगे बढ़ी। साथ ही बाइक पर रेकी करते और इशारे करते कुछ लड़के भी कैद हुए थे। ये भी साफ हुआ कि नीरज सड़क के सही तरफ चल रही थी और सड़क पूरी तरह खाली थी, फिर भी गाड़ी सीधे उसकी ही तरफ मुड़ी। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने आयुषी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये केस एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि जब घर में प्रॉपर्टी, नौकरी और लालच रिश्तों से बड़े हो जाते हैं, तो खून का रिश्ता भी कितनी आसानी से टूट सकता है। ध्यान रहे, ये पूरा मामला अभी अदालत के विचाराधीन है और सभी आरोप जांच पर आधारित है। जब तक कोर्ट में दोषी सिद्ध नहीं होते, हर आरोपी कानून की नजर में निर्दोष माना जाता है। तो इस केस को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले केस के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी केयरफुल एंड बाय। जय हिंद।